नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से हैं और पक्ष विपक्ष के दोनों जो पार्टियां हैं जोर शोर से लोगों के मुद्दे उठा भी रही हैं, नहीं भी उठा रही हैं। कुछ पार्टियां जो हैं अब्बाजान, लाल टोपी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। जो हमारी संविधान की पराकाष्ठा है, संविधान के जो मूल्य हैं वो बिखर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो मुद्दों को उठा रही हैं उनको मीडिया जो है खास तवज्जो नहीं दे रहा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनमानस के मुद्दे जो इस चुनाव से गायब हैं। मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को आपके बीच में बहुत ही संक्षेप में रखना चाहूँगा और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आप सब लोगों को आपस में शेयर कर सकें और हम ये जान सकें कि हमें किन नैतिक मूल्यों के आधार पे अपना वोट का अधिकार को चयन करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ मुद्दे जो वास्तव में इस 2017 में जो ये योगी सरकार आई है उस सरकार के, क्योंकि वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और इनको ये 5 साल जो उन्होंने दिए हैं जनता के बीच में, जनता उनके कामों का आकलन कर रही है और उसी के आधार पे इनको वोट मिलेंगे। जबकि अपोजिशन पार्टी जो है इनको हटाना चाहती हैं और दो दरकार कर रही है कि भी हमको एक मौका हमें दिया जाए 5 साल के लिए। खैर वो तो बात अलग है। जनता है, जनता वोट देती है और अपने मताधिकार का लोगों को प्रयोग करना चाहिए और एक अच्छी सरकार जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सके वो चुन करके आनी चाहिए और वो पूरे 5 साल चले, ऐसी हम लोगों को सुयोजन करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफी हद तक मतलब चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अब वो आंक लगभग है कि उत्तर प्रदेश में 6,50,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई 2020 में। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए वो अत्याचार भी बहुत बड़े और लगभग मुझे लग रहा है 2020 में आंकड़े लगभग 50,000 के आसपास तक जाते हैं जहां पे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए। मर्डर के केस में 2017 में 4,324 मुकदमे दर्ज हुए, 2020 में 3,729 मुकदमे दर्ज हुए। रेप केसेस 2020 में 2,770 के आसपास दर्ज हुए। इस तरीके से आप देखेंगे किडनैपिंग के मुकदमे भी लगभग 12,913 दर्ज हुए 2020 में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा एक विशाल प्रदेश है पूरे भारत में। यहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी है और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम अक्सर आ ही जाता है लोगों के जहन में। तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा प्रदेश है। यहाँ पे साक्षरता भी मतलब अमूमन और प्रदेशों की अपेक्षा कम है। जीडीपी का आंकड़े कुछ भी कहते हो इस प्रदेश में, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज का वितरण किया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। 80 करोड़ लोगों को अनाज का वितरण, जो कि लगभग ऐसा लग रहा है कि लगभग ऐसे आंकड़े हैं कि 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे चले गए पूरे भारत में। खैर बात करते हैं प्रदेश की, जहां पे चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में हैं, लेकिन आम जनता के मुद्दे नदारद हैं। मुद्दे कौन से चल रहे हैं? मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, लाल टोपी, कब्रिस्तान, अब्बाजान, इस तरीके के मुद्दे जो है, आतंकवाद, इस तरीके के मुद्दे जो है जनमानस में के बीच में हैं। कौन से मुद्दे गायब हैं? बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, महंगाई का मुद्दा गायब है,
महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे गायब हैं, दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे गायब हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे गायब हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जो आम जनता जिस तरीके से रह रही है, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है, उनको लग रहा है खुलेपन में नहीं रह पा रहे हैं, उन पे एक दबाव सा है, किसी तरीके का एक दबाव सा है। यहां पे मैं चर्चा करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी की, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है सितंबर 11 से 2020 में। उन्होंने आम जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया। वो आम जनता के बीच में गई, आम जनता के सवाल जाने, जनता का दर्द सुना। उत्तर प्रदेश की घटना हम सबको शायद याद होगी, जिसमें कि उन्नाव केस में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसी के घर के लोगों को ही जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको किस तरीके से लिया जाता है? जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके घर वालों को आप बंद करेंगे? ये कौन सा न्याय है? अभी तक लड़की के जो चाचा हैं वो अभी तक जेल में बंद हैं। ताज्जुब की बात है। फिर एक आता है हाथरस कांड। हाथरस कांड में अजीब ही स्थिति उभर के आती है। इसमें एक दलित लड़की का बलात्कार होता है और रात के 2-2:30 बजे बिना माता पिता की अनुमति के पुलिस उस शव को पेट्रोल जला करके आग लगा देती है। बड़ी अजीब सी विडंबना की स्थिति है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आपने कई सारे देखे ही होंगे। जय श्री राम बोलिए, अगर इस भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। इस तरीके के हमने चीजें, मुझे लग रहा है कि हर धर्म के मानने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं और धर्म प्राय मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज है जो एक हर किसी का विशेष अधिकार है। वो किसी धर्म को अगर मानना चाहे तो मान सकता है, जो स्वीकार करना चाहे स्वीकार कर सकता है। अराजकता नहीं होनी चाहिए किसी भी मामले में। तो इस सब चीजों के बीच में मैं यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने जनमानस के मुद्दे उठाए। वो जानती हैं कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। उस आधी आबादी का कोई प्रतिनिधित्व प्रदेश में ज्यादा नहीं है। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, प्रधानपति। अगर महिला है, उसका पति प्रधान है, तो उसको बोला जाता प्रधानपति। क्या महिला सक्षम नहीं है? प्रियंका गांधी जी ने उन्हीं लोगों को आवाज दी है। उन्हीं महिलाओं को सम्मान में, उन महिलाओं की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये प्रयास किया है। उन्होंने 40% जो सीटें हैं, वो 40% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। इसमें हमारी महिलाएं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, जिनको उनकी खुद की जो आवाज है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो कम से कम उस स्तर पे रख सकती हैं जहां पे हमारा कानून बनता है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनकी सुनवाई ही नहीं होती किसी भी तरीके से। तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने, मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके का स्लोगन दिया। एक मुख्य धारा में महिलाओं को लाने की पूरी कोशिश की। इसी का एक जो दबी हुई आवाज थी महिलाओं के अंदर से, वो दबी हुई आवाज जो है वो बाहर निकल के आने की पूरी संभावना है। और मुझे लग रहा है कि 10 तारीख के जो चुनाव परिणाम है, कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को जरूर सामने लेकर के आएंगे। एक और बहुत अच्छी बात जो हुई इस पूरे चुनाव में, जब घोषणा पत्र कोई सरकार लेकर आती है, वो अलग अलग तरीके के वादे करती है। जैसे आपने सुना होगा कि 15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि किसी के खाते में नहीं आए होंगे। काला धन वापस आ जाएगा, किसी के यहाँ काला धन वापस नहीं आया। हमारा देश को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे लोगों को इतना सारा पैसा बाहर हमारा विदेशों में जमा है, और वो हम लोग सब जो है उन्नत हो जाएंगे। इस तरीके की पता नहीं क्या क्या बातें की गई, ये हमारे घोषणा पत्र में होता है। हम किसी को 50,000 रुपए देंगे, हम किसी को मोटरसाइकिल देंगे, हम किसी को कुछ देंगे, इस तरीके के वादे लेकर के बहुत सारे दल आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मैं एक चीज को कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो
वास्तव में जो समस्या है, जो एक युवाओं की जो समस्या है, उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। जीएसटी के बाद आपको पता ही होगा कि गांव में भुखमरी के हालात पैदा हो गए, नोटबंदी हुई, भुखमरी के हालात पैदा हो गए, युवाओं को शिक्षित होने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। और तो और इस प्रदेश सरकार में करीब करीब आप ताज्जुब करेंगे 6 आधे दर्जन के आसपास, आधे दर्जन से अधिक मैं कहूंगा, आधे दर्जन से अधिक पेपर लीक हुए, परीक्षाएं नहीं हो पाई। अगर परीक्षा हो भी रही है, एडवर्टीजमेंट निकल भी रहा है, तो उनको 2 साल बाद इंटरव्यू हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, और नौकरियां मिल भी रही हैं तो कोई कोर्ट में चला जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो किसी भी तरीके से युवाओं के मन में एक हताशा सी है। अगर वो पढ़ लिख भी जाते हैं तो उसके बाद उनके हाथ में कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं। और विकास कैसे होता है? जब किसी के हाथ में पूंजी होती है, वो पूंजी बाजार में खर्च करता है। जब वो पूंजी बाजार में खर्च करती है तो सरकार को उससे आय होती है, सरकार उस पर कर लगाती है, कर से आय होती है, उस आय से हमारा देश उन्नति करता है। जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, एक अजीब से खालीपन सा हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि जब पैसा ही नहीं है तो वो खर्च क्या करेगा, क्या जीडीपी देश की आगे बढ़ेगी। अभी कोरोना काल में एक क्वार्टर में जीडीपी 25% तक घट जाती है। बड़ा चिंतनीय विषय है और इस पर चर्चा और वीडियो किसी दिन और बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो तारीफ करना चाहूंगा माननीय प्रियंका जी की, अध्यक्ष जी की, माननीय राहुल गांधी जी की। उन्होंने क्या किया, इसको घोषणा पत्र ना कह करके उन्होंने इसको भर्ती विधान बोला। इस उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हम करीब करीब 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लगभग 12 लाख पद, 8 लाख के आसपास पद जो है सरकारी रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, और करीब करीब 10-12 लाख रोजगार जो है, हमारा आईटी क्षेत्र बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 10-12 लाख जो क्या कहते हैं रोजगार है वो इस क्षेत्र में सृजित हो सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि 20 लाख के आसपास उन्होंने कहा है कि हम 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी रोजगार किन किन क्षेत्रों में होगा? मुख्य रूप से मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं वो शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं, और उसमें करीब 1.5 लाख प्राइमरी में शिक्षकों के पद खाली हैं, 38,000 के आसपास माध्यमिक में पद खाली हैं, 8,000 के आसपास हायर एजुकेशन का आपको पता ही है बुरा हाल हो चुका है। हायर एजुकेशन में 8,000 पद रिक्त हैं, 6,000 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, 1 लाख से आसपास जो है पद पुलिस में रिक्त हैं, 20,000 के आसपास आंगनबाड़ी सहायक के 25,000 के आसपास पद रिक्त हैं, 2,000 पद संस्कृत शिक्षा के रोजगार दिए जाएंगे, 4,000 उर्दू शिक्षक, 4,000 के आसपास फिजिकल एजुकेशन, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट है उस योजना को रूपांतरण करके क्लस्टर के फॉर्म में, जहां पे रोजगार के अवसर अवेलेबल हैं, वो रोजगार के अवसर उन लोगों को मुहैया करा जाएंगे। इस तरीके का विधान लेकर के, इस तरीके का भर्ती विधान लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का जो ये घोषणा पत्र है, भर्ती विधान, मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, 40% जो आरक्षित सीटें की हैं विधानसभा के लिए, ये एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी होगी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश इस चुनावों में मुझे लग रहा है उन्नति के पथ पर जरूर जाएगा। और जो महिलाएं हैं अपने विवेक से, जो युवा है अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग करें। देखें हमारी आवाज कौन सुन रहा है, हमारे दुख दर्द में कौन साथ में खड़ा है। हमें कोई डरा तो नहीं रहा है, डरा के वोट ले रहा है क्या हमसे? मैं आपसे बस इतने ही दरख्वास्त करूंगा, अपने वोट सोच समझ करके दीजिए, संविधान बचाने को वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।